गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं हूं पवन सक्सेना और आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन इंडस्ट्री एसोसिएशन यानी आईआईए के नए चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश गोयल जी से। दिनेश गोयल जी पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने बहुत योगदान दिया है। आपकी कई कंपनियां काम करती हैं, बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट से हम लोग दिनेश जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो दिनेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो थोड़ा सा पहले इस उपलब्धि के बारे में कुछ ब्रीफ कीजिए हमारे व्यूअर्स को। ये हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन 40 साल पुरानी संस्था है और 40वां जन्मदिन इस साल मनाया जा रहा है। और इंडस्ट्री का सबसे बड़ी बात है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए ये रेगुलर कटिबद्ध रही है, कार्य कर रही है। और इन्होंने हर जगह पॉलिसी इंटरवेंशन से लेकर इनके इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स की रेजोल्यूशन तक काम करते रहे। ये आज जिस तरह सरकार काम कर रही है उसको ध्यान में रखते हुए जैसे इश्यूज एंड प्रॉब्लम कुछ कम हो रहे हैं, लेकिन पॉलिसी इंटरवेंशन पर काम, जिससे कि सुगमता से काम हो सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का सरकार का बड़ा जोर है, तो उस चीज को आईआईए बहुत ध्यान रखती है। और उसके साथ साथ आज बिजनेस ग्रोथ की तरफ कि किस तरह से बिजनेस और स्मार्ट एंटरप्रेन्योर डेवलप हो और स्मार्ट स्किल वर्कफोर्स डेवलप, इस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो आज आईआईए का जो एक प्रारूप है वो इतना निखर के आ गया है कि इसका हम लोग करीब यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट और बिहार इन जगहों पर ऑलरेडी आईआईए स्थापित है, हरियाणा में स्थापित है। तो ये काफी अच्छे लेवल पे काम कर रही है। और जो मेरे को भी ये मौका मिला है, सौभाग्य मिला है, मैं खैर वेरियस पोस्ट पे इसके साथ काम करता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे, इलेक्शन का प्रोसेस होता है, मुझे वोट दिखाया और मुझे निर्विरोध चुना। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी और मैं समझता हूँ कि मैं इस दायित्व को, क्योंकि पोस्ट नहीं दायित्व है, इस दायित्व को तक मैं अच्छी तरह निभाता हूँ सबके साथ। हमारी तरफ की बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको अच्छी तरह निभाएंगे। आप अनअपोज अध्यक्ष चुने गए हैं और बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यह कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो अनअपोज नहीं है, उसमें बहुत सारे अपोज हैं। अगर हम पूरे ग्लोबल सिनेरियो में देखें तो आज जो भारत में निर्माण का सेक्टर है, आपने खासतौर पर एमएसएमई की बात की, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, जो मैं जहां तक समझता हूं तो वो लगभग 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर की जो साइज है उन फैक्ट्रीज के लिए एमएसएमई में कवर करते हैं। अगर इस राइट, ये अभी हाल में जो चेंज हुआ है कैपिटल से, ये 250 करोड़। तो किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात में, ये 250 करोड़ तक पहुंच गया है एसएसआई और 500 करोड़ तक पहुंच गया है मीडियम एंटरप्राइज। हम किसी भी देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो उसकी रीढ़ की हड्डी अगर हम देखेंगे, बैकबोन देखेंगे, तो वो एमएसएमई है। तो उस बैकबोन को मजबूत करने का एक काफी हद तक जिम्मा आपके कंधों पर है। किस तरह के चैलेंजेस आप देख रहे हैं जो इंडियन इकोसिस्टम में आप महसूस करते हैं? देखिए, चैलेंजेस आर देयर। पहले हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को अगर एनालाइज करें कि हम लोग किस तरह से विकसित देशों के मुकाबले यहाँ खड़े हैं, तो हम लोग पाते हैं कि विकसित देशों में जो एमएसएमई सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो 48% से ऊपर था। और अभी हमारा जो इंडिया में अभी सेक्टर में जो कंट्रीब्यूशन है वो 30-31% तक का कंट्रीब्यूशन है। और इसके साथ साथ सर्विसेज सेक्टर बहुत अच्छा डेवलप हुआ है इंडिया में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक्सपोर्ट के प्रति और लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एमएसएमई लेबर एब्जॉर्बिंग, वर्कफोर्स एब्जॉर्बिंग सेक्टर है। और अगर हम लार्ज इंडस्ट्रीज को देखें, अगर वो पर 1 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर वो 3 लेबर को एंगेज करते हैं या 2 लेबर को एंगेज कर पाते हैं, 2 वर्कफोर्स को, तो एमएसएमई का ये रेशियो बढ़कर 6 हो जाता है, 6 to 7 हो जाता है। वो अपने पर्टिकुलर पिवटल स्ट्रक्चर और लोकेशन सेक्टर पर छुट्टी है। और एमएसएमई का एक ऐसा है कि हर जिले में पहुंच सकती है, हर नुक्कड़ कॉर्नर पर, तहसील में पहुंच सकती है। तो इसलिए अगर हमें एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखें तो हमें उन जगहों तक पहुंचना बहुत जरूरी है भारत के परिवेश में, क्योंकि हमारे अभी युवा भारत है और युवा भारत को रोजगार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर ही एमएसएमई है। तो उस चीज को सशक्त करना हमारी बहुत जिम्मेवारी है कि वहां की जो लोकल इश्यूज है, हर जिले की जो लोकल इश्यूज हैं, उसको वहां के सेक्टर से लिया जाए, उद्योग बंधु उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए।
वहां पर से, जिससे कि एमएसएमई सेक्टर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा ट्रेड भी नहीं है उनके साथ। लेकिन जो भी छोटी छोटी इश्यूज हैं उसमें उनकी आवाज नहीं है, वो छोटे हैं। इसलिए हमारी एसोसिएशन की बहुत ज्यादा नीड है कि हम उस आवाज को तरीके से उठाएं। बहुत अच्छी बात है, तरीके से उठाएं आवाज को। और उससे एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं फील करता हूँ कि भारत का अगर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड देखें, यानी कि इस समय हमारी आबादी का लगभग 65% हिस्सा बहुत यंग है, यानी हमारे पास वर्क फोर्स है। और हम अब 29-30 लाख ही सही, पर हम ज्यादा हैं चाइना से पॉपुलेशन में, और इस समय हम नंबर 1 हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में पॉपुलेशन के मामले में। तो मैं इसको ये कहूंगा कि हमारे पास एक बहुत सुनहरा ये पीरियड है जो इंडिया को मिला है, लेकिन हमारे हाथों में काम नहीं है, भारत के हाथों में, युवाओं के हाथों में काम नहीं है। और अगर ये पीरियड निकल गया, ये कालखंड निकल गया, तो इसके बाद जो अगला साइकिल आएगा उस समय देश थोड़ा बूढ़े होने के रास्ते चला जाएगा, थोड़ा एजेड होने के रास्ते चला जाएगा। तो आपको ये लगता है कि हमारे पूरे इकोसिस्टम को थोड़ा फास्ट काम करने की जरूरत है? यस, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि हमारा इकोसिस्टम थोड़ा सा और स्पीड अप हो, और वो एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग हो, और डिसीजन मेकिंग कितनी फास्ट हो। अभी भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिसमें सरकार ने, जैसे लैंड के इश्यूज हैं और लीज होल्ड के इश्यूज हैं और चीजें हैं, इसमें बहुत से इश्यूज अपने हाथ में रखे हुए हैं, सरकारी तंत्र के बीच में है। इंस्पेक्टर राज आज भी मौजूद है, उनको अगर जैसे फ्री होल्ड की डिमांड की गई हम लोगों द्वारा, लैंड की और चीजों की गई, अगर इस टाइप की दखलंदाजियां खत्म करें तो मुझे लगता है उद्यमी इसको पंख लगा सकता है, पंख लगा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आज जैसे हम अपने प्रदेश की बात करें, यूपी की, तो लैंड लॉक स्टेट है, लेकिन यहाँ से एक्सपोर्ट की बहुत संभावनाएं आज भी मौजूद हैं। पीछे हम लोगों ने इंटरनेशनल एमएसएमई कॉन्क्लेव कराया इस दृष्टि से कि बाहर की कंट्री के साथ बहुत से एम्बेसीज आए, उनके साथ हम अपने एमएसएमई को कनेक्ट कर सकें, इंडस्ट्रीज को कनेक्ट कर सकें। तो उन्होंने सबने ये कहा कि यहाँ से दवाइयाँ और ऐसी चीजें जिनमें इनलैंड हॉलेज जो ये खर्चा है ट्रांसपोर्ट वगैरह का, ये कम हो सके, या रिवर फ्रंट पे जो है रिवर पोर्ट बन सके और चीज हो सके, तो उससे क्या होगा कि यहाँ की एक्सपोर्ट ग्रोथ होगी। आज अगर हम अपनी डेमोग्राफी की आपने बात करी, युवा देश है, हम लोग मानते हैं लार्ज पॉपुलेशन का मतलब लार्ज कंज्यूमर, लेकिन लार्ज कंज्यूमर के साथ उनके पास पैसा होना चाहिए खर्च करने के लिए, तभी वो कंज्यूमर है। आज अगर हम फ्री राशन का हिसाब किताब देख रहे हैं, तो इसका मतलब उस व्यक्ति के पास ये नहीं कि फ्री राशन देना गलत है, लेकिन उस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है। तो हमें अगली बहुत और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हम वर्ल्ड से कनेक्ट होकर अपना माल बेचकर पहले तो अपने यहाँ परचेजिंग पावर ला पाए और इस तरीके से क्रिएट कर सके जिससे कि यहाँ पर एनवायरमेंट। इसके लिए आईआईए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अभी पिछले बिल्ड भारत एक्सपो करके प्रगति मैदान में एक्सपो लगाए और अपने यहाँ से डेलीगेशन भेजे, गल्फ फूड में भी, कोरिया भी, डिफेंस एक्सपो में और जगहों पर, जिससे कि यहाँ का एमएसएमई वर्ल्ड को देखकर वहां से कनेक्शन देता है। भारत में पिछले कुछ सालों में खासतौर पर मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारी बातें हुई, जैसे मेक इन इंडिया, जैसे ग्लोबल, लोकल और ग्लोबल, इस तरह की बहुत सी बातें। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धरती पे, जमीन पे ये उतर पाएंगे या अभी इसमें काम बाकी है? नहीं, उतर तो पाई। मतलब मैं ये बात कहूंगा, ये जो योजनाएं हैं इतनी सशक्त योजनाएं हैं कि ये काफी ग्रास्प हुई हैं। बहुत से सेक्टर्स खुले हैं, जैसे डिफेंस में आप देखेंगे कि यहाँ से एक्सपोर्ट हुआ है, टॉयज में जो इम्पोर्ट हो रहा था यहाँ पर वो रुका है, और स्पेयर पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स के भी, डिफेंस के भी यहाँ पर डेवलप होने शुरू हुए हैं, जैसे कि ये नहीं कि छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स भी बाहर से मंगाए जा रहे हैं। तो इस तरह के सेक्टर्स यहाँ डेवलप हो रहे हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स सेक्टर भी यहाँ पर बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है, और भी चीजें जो सेक्टर आइडेंटिफाई होने जरूरी है जो यहाँ डेवलप किए जा सकते हैं। पर मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और लोकल टू ग्लोबल की बात मैंने अभी आपसे कही, जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हम अपनी डेमोग्राफी को नहीं पहुंचेंगे। तो अगर दुनिया की बात करें और चीन की बात ना करें तो बात अधूरी हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है आज की डेट में वो चाइना है। आप क्योंकि काफी दुनिया घूमते भी रहते हैं, तो आपको क्या लगता है अगर आप हम थोड़ा सा चाइनीज पर्सपेक्टिव को देखें और इंडियन को देखें, तो अभी हमें कहाँ तक पहुंचना बाकी? इंडिया बहुत कॉम्पिटिटिव है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्राइवेटाइजेशन करना या उनको प्राइवेट हैंड्स में देना बहुत इंपॉर्टेंट। प्राइवेटाइज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत हैवी कॉस्ट है, नहीं बन पाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है, मतलब बड़ी कंपनी तो कर सकती हैं, हमारे पास जो बड़े उद्योगपति हैं
लेकिन जो छोटी उद्यमी जो हम इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में खोले हैं, उनके लिए अभी भी बहुत सारी उसमें पीड़ाएं बाकी हैं। मैं थोड़ा सा इस सवाल को अपने आपके मैन्युफैक्चरिंग से उससे हटाकर हाँ मैं इस सवाल को थोड़ा सा एजुकेशन की तरफ लेना चाहूँगा, क्योंकि हमारे अगर हम चीन के एजुकेशन मॉडल को देखें तो वो वोकेशनल पर उनका बहुत एम्फेसिस है, और हम कहीं ना कहीं वोकेश नॉलेज और डिग्रीज की संख्या में अटके हुए हैं, डबल एमए पीएचडी और पता नहीं क्या क्या, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम वोकेशनल में बहुत पीछे हैं, हाँ वो एक इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं है। ये अगर हम आपने ये बात भी बहुत सार्थक उठाई। एक्चुअली क्या है, देखिए कि जैसे अगर हम लोग समझें, हमने जो आईआई में भी अपना बीड़ा उठाया, दैट इज फॉर स्किल डेवलपमेंट, वन ऑफ द इंडस्ट्री 4.0 का वन ऑफ द पैरामाउंट प्रोग्राम है स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट के बिना आप जो उस प्रोडक्टिविटी है, हम लेबर की कॉस्ट घटाने की बात करते हैं, लेबर की कॉस्ट लेबर को कम पैसे देके नहीं पूरी होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम करने से काम होगा। हम दुनिया में तो माल बेचना चाहते हैं तो हम अपने लेबर का भी ध्यान रखें और अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने एनहांस करने की बात करें। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। बहुत छोटे इनिशिएटिव हैं जिसमें 3500 रुपए या 45 रुपए की बात होती है। स्किल सेंटर्स बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर रहे, सिर्फ सर्टिफिकेशन पे काम कर रहा है। तो इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा अगर हमें अपने वर्कफोर्स को रियल में पैसा दिलवाना है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो हमें इससे बाहर बिजनेस में आना चाहते हैं, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग में, उनको क्या करना चाहिए? मैं तो उनका स्वागत करूंगा कि वो डेफिनेटली आए, और हम लोग एक रिजर्वायर ऑफ कंसल्टेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। वो हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आइडेंटिफाई करें जिन लोगों ने 3-4 प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लगवा दिए हैं। क्योंकि आप अगर यूपी का एग्जाम्पल देखें तो यूपी ने 35,000 करोड़, 35 लाख करोड़ के यहाँ पर एमओयूज करे इन्वेस्टर, और 15 लाख करोड़ के एमओयूज एग्जीक्यूट भी हो गए, लेकिन 20 लाख करोड़ के नहीं भी हुए। अब 20 लाख करोड़ को अगर हम देखें तो हम ये नहीं कि हम सरकार को दोषी ठहराएंगे, उसके लिए बहुत से इश्यूज हैं। हम लोगों ने टारगेट किया है कि हम लोग अपने काम को 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो फाइनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैटर्स हैं, जिसमें बैंकिंग से रिलेटेड या सिद्धि से रिलेटेड इश्यूज होंगे, या हम लोग अपने लोगों को भी अवेयर करेंगे अबाउट यूज ऑफ फाइनेंसेस एंड डिसिप्लिन के बारे में। उसके बाद है हमारा स्किल डेवलपमेंट पर प्रोग्राम है, इस पर हम लोग काम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद हमें मार्केट अलायंस करनी है लोगों की, जिससे वो मार्केट बढ़ाएं। जब तक वो अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ाएंगे तब तक वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ना इंडस्ट्री में ग्रो कर पाएंगे। तो बहुत आवश्यक है कि वो मार्केटिंग में जैसे एक्सपोज हैं, इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं, इंटरनेशनल एक्सपोज में पार्टिसिपेशन हैं और चीजें हैं, तो कॉन्क्लेव वगैरह, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जो हम हर साल करेंगे भी, आगे भी फीचर चल रहा है। उसके बाद हमारा है टेक्नोलॉजी बेस्ड। टेक्नोलॉजी में ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में थ्रू कंसल्टेंट्स, जैसे अभी बात करी हम लोगों ने रेदावार से, और उसके अलावा वेंडर्स से के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इससे करा जाएगा, जिससे कि इंडस्ट्री का कनेक्ट कैपिटल गुड से और सिस्टम से बन सके और चीजें हैं। उसके बाद है अपने प्रोसेसेस को समझना, लीन मैनेजमेंट और क्वालिटी काउंसिल के साथ मिलकर कई ऐसे प्रोग्राम्स करना जिसमें जेड सर्टिफिकेट जीरो डिफेक्ट्स का प्रोग्राम है। उसमें सबसे बड़ी बात है डिजिटलाइजेशन का युग है। तो हमारे जैसे उद्यमी हैं, बहुत से लोग जो डिजिटल प्रैक्टिसेस को यूज नहीं कर रहे, दे मस्ट यूज इट, एंड उसकी डेटा साइंस को यूज करके अपनी चीजों को अच्छी तरह से डेवलप करना है। तो इस तरह के हम लोगों के कंसल्टेड प्रोग्राम्स हैं, उसमें हमारे करीब 40 से ज्यादा सेमिनार साल में हो जाएंगे और कम से कम 3 से 4 एक्सपोज हमारे डिफरेंट प्रदेशों में पूरे होंगे और इंटरनेशनल कॉन्क्लेव को रखेंगे और उद्यमी मार्केट बना पाएंगे। तो हमारा पूरी टीम बनेगी डिफरेंट चैप्टर्स में, और उसमें वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर, रीजनल लेवल पर ऑटोनॉमी दी जाएगी, जिससे कि वो अपने इश्यूज एंड प्रॉब्लम को वहां से रिलेटेड जनप्रतिनिधियों के सामने और सरकारी ब्यूरोक्रेसी के सामने रख सके। मंडली उद्योग बंधु का बहुत इस्तेमाल किया जाएगा, स्टेट उद्योग बंधु की रिक्वेस्ट की। तो इस तरह के कार्यक्रम हम लोग चलेंगे। ऐसे अभी इस वक्त 15,000 से ज्यादा उद्यमी जुड़े हुए। और एक अच्छी बात हम लोगों की ये है कि हमारा एक A20 फोरम और बना है। A20 फोरम में जो लाइक माइंडेड एसोसिएशन हैं डिफरेंट स्टेट में, चाहे वो आंध्र प्रदेश में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे महाराष्ट्र में, गुजरात में, नॉर्थ ईस्ट में और भी जगह जहाँ पर है, पंजाब में। तो इस तरह की एसोसिएशन के साथ हम लोगों ने कनेक्ट बनाकर जो नेशनल लेवल के इशूज हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजॉल्व होने हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया है। उसकी रेगुलर मीटिंग होती है
और उसको हम लोग पिच करेंगे। तो ये हम लोगों का कंसर्न सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट तक नहीं, हमारा कंसर्न नेशनल इश्यूज पे भी है, जिससे कि वहां पर से चीजों को उठाया समझाया जा सके। और मेंबर्स की सर्विस पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि मेंबर्स कई बार अपनी प्रॉब्लम बताता नहीं, तो उस प्रॉब्लम को कैसे हम आइडेंटिफाई कराते उसके मुंह से उगलवाएं, जिससे कि आगे दूसरे को जिसका लाभ हो सके, उसका सोल्यूशन उसे भी मिले, दूसरे को भी लाभ हो सके। तो इस पर बहुत काम किया। हम सभी को उम्मीद है कि दिनेश गोयल जी के नेतृत्व में आईएए बहुत सफलता की बहुत नई ऊंचाइयां छुएगा और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बहुत बहुत फायदा होगा। बहुत बहुत थैंक यू, आभार।